दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब BEE सब्जेक्ट का स्टडी कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 70 मार्क का एंड सेम जो एग्जाम होने वाला है उसमें कम से कम 30 मार्क के न्यूमेरिकल आने वाले हैं। कम से कम 30 मार्क की न्यूमेरिकल आप लोग पकड़ के चलो। मतलब थ्योरी लगभग 35-40 तक का थ्योरी आएगा, उसमें एक्यूरेसी कितना होता है पता नहीं हमारा कितना, मतलब हम लोग पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट करके रीडेबल मतलब वो रीड करना चाहिए और मार्क्स देना चाहिए, तो वो रिस्क हो जाएगा। तो मुझे लगता है अगर आपने न्यूमेरिकल्स नहीं किया तो आपका सब्जेक्ट नहीं क्लियर होगा। ठीक है, कम से कम 2-3 मिनट के न्यूमेरिकल आपको करने हैं। ये मैंने पहले ही क्यों बोल दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते सर BEE में न्यूमेरिकल नहीं किए तो हम लोग क्लियर हो सकते हैं क्या। दोस्तों, बहुत बड़ी रिस्क है। न्यूमेरिकल आपको एटलीस्ट 2 या 3 मिनट के करने पड़ेंगे, 5 में से 5 मिनट में न्यूमेरिकल है। तो स्टडी करते समय आप लोग यूनिट 5 सबसे पहले लेंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें मोटर्स का थ्योरी है, न्यूमेरिकल पार्ट बहुत कम होता है और न्यूमेरिकल आया तो भी ट्रांसफार्मर के 2 टाइप के ऊपर का न्यूमेरिकल आता है जो कि बहुत ईजी है। तो दोस्तों, यूनिट 5 का स्टडी करते समय आप सबसे पहले DC मोटर लेंगे। DC मोटर को ड्रॉ करके उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, 2 प्रकार का E1 E2 का फॉर्मूला है वो आपको डिराइव करके दिखाना है। EMF इक्वेशन मतलब E1 E2 का फॉर्मूला का डेरिवेशन। उसके बाद आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर का वो बड़ा वाला डायग्राम निकाल के उसको एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों, थ्योरी में आप ये 3 क्वेश्चन पहले खत्म करेंगे, जिसमें से मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन तो पक्का आ जाएगा पेपर में। उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टाइप्स, 4 टाइप्स होते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन वगैरह वगैरह, वो चारों टाइप्स के आप लोग एटलीस्ट डायग्राम करके चले जाओ, उसमें से एक आ जाएगा वहाँ पे। तो मुझे लगता है 4 थ्योरी क्वेश्चन करने के बाद अगर आपने प्रॉब्लम के ट्रांसफार्मर के 2 टाइप कर लिए तो आपका यूनिट 5 वहाँ पे अच्छे से अटेम्प्ट होने वाला है। तो यूनिट 5 में ये चारों में से कम 2 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो और ये 2 पार्ट में से एक पार्ट का न्यूमेरिकल आएगा। एफिशिएंसी मतलब क्या, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और EMF इक्वेशन आपने ऊपर डिराइव किया, E1 E2 का फार्मूला, व्हाट इज वोल्टेज एंड करंट रेशियो, V2/V1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू I1/I2। करंट के लिए उल्टा होता है, आई होप आपने पढ़ा होगा। तो इसका कॉम्बिनेशन करके न्यूमेरिकल पूछते हैं और एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल अलग से पूछते हैं। कम से कम एक प्रकार का न्यूमेरिकल आप लोग करके जाओ, दोनों करना चाहिए आइडियली। बाद में आपको लेना है यूनिट नंबर 4। दोस्तों, यूनिट 4 में एक क्वेश्चन कंफर्म थ्योरी में आने वाला है, 3 फेज स्टार और 3 फेज डेल्टा में से। अभी 3 फेज स्टार आएगा 3 फेज डेल्टा आएगा वो हम लोग गेस नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन दोनों में से एक आएगा। रिलेशन बिटवीन IL/IPH और रिलेशन बिटवीन VL/VPH, एक तो 3 फेज स्टार का पूछेगा, नहीं तो 3 फेज डेल्टा का पूछेगा, वो डेराइव करने के लिए बोला जाएगा। उसके साथ फेजर डायग्राम पक्का निकालना है। आई विल रिपीट, फेजर डायग्राम इन दोनों का पक्का करके जाओ। अगर थ्योरी क्वेश्चन नहीं आया तो सेम टॉपिक के ऊपर आपको न्यूमेरिकल तो आना ही है। मुझे लगता है एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल आएगा, तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का करके जाओ। दोस्तों, 3 फेज पढ़ने के बाद आप लोग सिंगल फेज का स्टडी करो। RLRC में दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, दोनों का, एक तो करंट और पावर का डेरिवेशन आएगा या फिर ये ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे। फेजर डायग्राम, वोल्टेज ट्रायंगल, इंपेडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल, ये चीजें ड्रॉ करने के लिए बोली जाती है। अगर आपका फेज डिफरेंस का कांसेप्ट क्लियर होगा तो ये ट्रायंगल आप लोग इजीली ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो RLRC का ये थ्योरी क्वेश्चन होने के बाद आप लोग उसका न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। RLC में 2 प्रकार का थ्योरी क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। तो तीनों कैसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, XL ग्रेटर देन XC, XL लेस देन XC, XL इक्वल टू XC, या फिर उसमें रेजोनेंस का एक कंडीशन होता है XL इक्वल टू XC, उसके ऊपर से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिराइव करने का एक डेरिवेशन है छोटा वाला, जो कि पेपर में आता ही है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पक्का कर लेना, रेजोनेंस इन सीरीज RLC सर्किट। एंड डोंट वरी, वो थ्योरी नहीं आया तो प्रॉब्लम में दिख जाएगा, रेजोनेंस करके लिखा होगा प्रॉब्लम में, तो उसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो यूनिट 5 में ये 4 थ्योरी क्वेश्चन और ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल। यूनिट 4 में इसमें से एक भी स्किप मत करो, 3 फेज स्टार 3 फेज डेल्टा दोनों कर लो, दोनों का न्यूमेरिकल। RLRC दोनों करो, दोनों के न्यूमेरिकल। और RLC में खास करके रेजोनेंस वाला कंडीशन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिराइव कैसे करते हैं वो एक बार देख लेना। यूनिट 5-4 होने के बाद दोस्तों आप लोग जाएंगे यूनिट 3 की तरफ। सबसे पहले पढ़ेंगे आप लीडिंग एंड लैगिंग फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को फाई से दिखाते हैं, लीडिंग मतलब +5, लैगिंग मतलब -5। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए पेपर में पूछते हैं। उसके बाद प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर का थ्योरी क्वेश्चन आएगा। उसमें से ज्यादा करके इंडक्टर और कैपेसिटर का दोनों में से आता ही है। इंडक्टर और कैपेसिटर को अच्छे से करके जाओ, दोनों में से एक पक्का आएगा, एक तो करंट पूछेंगे और उसके साथ पावर पूछेंगे, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। तो मुझे लगता है प्योर एल और प्योर सी में से एक आएगा। RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का एक डेरिवेशन है, मैक्सिमम वैल्यू के साथ रिलेशन है, जो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है।
RMS वैल्यू इज 0.707 टाइम मैक्सिमम वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू इज 0.636 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू। तो दोनों में से एक डेरिवेशन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, या फिर दोनों पूछते तो पक्का रिक्वेस्ट है भी कर लेना। तो ये 3 थ्योरी क्वेश्चन हो गए, और उसके बाद छोटे छोटे डेफिनेशन है, साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ये छोटे छोटे डेफिनेशन आई होप आपको आते होंगे। साइकिल मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वेव फॉर्म, टाइम पीरियड मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकंड। तो छोटे छोटे डेफिनेशन कर लेना, क्योंकि 3-4 नंबर के लिए डेफिनेशन पूछ लेते हैं। दोस्तों अगर डेफिनेशन नहीं भी पूछा ना, तो इसका जो न्यूमेरिकल आने वाला है उसमें वो कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन करके इसका न्यूमेरिकल आप लोग कर सकते हो, और लीडिंग लैगिंग का फेज डिफरेंस का एक बेसिक न्यूमेरिकल भी आपको आने वाला है, जिसमें कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो यूनिट 3 इजी है एज कंपेयर टू अदर यूनिट्स। यूनिट 3 का प्रॉब्लम्स इजी, आई विल से यूनिट 3 का प्रॉब्लम्स इजी एज कंपेयर टू अदर। तो यूनिट 3 का प्रॉब्लम पक्का कर लेना, फेज डिफरेंस, प्योर का। उसके बाद यूनिट 2 की तरफ आप लोग मूव करेंगे। ये क्वेश्चन तो आपने किया ही होगा, आई एम वेरी डैम श्योर। ये जो यूनिट 2 यूनिट 1 दिख रहा है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हुए रहेंगे, क्योंकि आपने कॉलेज में यूनिट 1 यूनिट 2 का ऊपर का टेस्ट दिया रहेगा, ठीक है। तो यूनिट 2 में पहले क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच का कंपैरिजन। दोस्तों कंपैरिजन में क्या पढ़ना है, सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज। आई विल रिपीट, कंपैरिजन में सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज का ज्यादा पॉइंट्स लिखना है, ऐसा नहीं कि 2-2 3-3 पॉइंट लिख के आए, कम से कम 5-5 6-6 पॉइंट आप लोग वहां पे सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज में लिख के आओ। ये क्वेश्चन गारंटेड रहेगा कंपैरिजन, ठीक है। उसके बाद एनर्जी स्टोरिंग मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन, वो आपको करना है। 2 प्रकार का ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होता है या फिर म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ होता है। तो दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट आपको पेपर में पूछा जाएगा। कोई भी शॉर्ट ऑफ कपलिंग का डेरिवेशन पेपर में आ सकता है, मतलब के का डेरिवेशन आ सकता है। तो इसी टाइप के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मैग्नेटिक सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का न्यूमेरिकल, एनर्जी स्टोर का न्यूमेरिकल, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को L बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को M बोलते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को K बोलते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल भी आपको पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों इनके न्यूमेरिकल तो इजी है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो इसके न्यूमेरिकल कम से कम आप लोग करके जाओ। भले सीरीज मैग्नेटिक सर्किट उसमें थोड़ा सा टाइप से अलग अलग, लेकिन ये तो न्यूमेरिकल थोड़ा इजी पड़ता है LMK का, तो वो कम से कम करके जाओ। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है दोस्तों, ये 3 टॉपिक पक्का पढ़ लेना। केसीएल केवल आपको आता ही होगा। व्हाट इज केसीएल, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज 0, समेशन आई 0। केवीएल मतलब क्या, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप इज 0, समेशन बी इक्वल टू 0। तो उसका स्टेटमेंट लिख के आपको साइन कन्वेंशन भी लिखना है। इसमें साइन कन्वेंशन मतलब रूल्स क्या होते हैं, और एक छोटा सा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये हो गया थियरी के बारे में। और प्रॉब्लम केवीएल के ऊपर लूप एनालिसिस का करके जाना। फाइंड द करंट इन समथिंग रजिस्टर, कौन सा भी रजिस्टर के ऊपर का करंट पूछा आएगा लूप एनालिसिस यूज करके। तो केसीएल केवीएल का थियरी और प्रॉब्लम पक्का आएगा, कर लेना। डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा का डेरिवेशन, वो डेरिवेशन दोनों में से एक का पूछा आएगा, और उसके साथ सीरीज पैरेलल रजिस्टर का फॉर्मूला बना के प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो उसका थ्योरी नहीं पूछा तो प्रॉब्लम तो वहां पे आपको दिख जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि थ्योरी आ जाएगा वहां पे। और सुपरपोजिशन थ्योरम, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर एक पेपर सेटर उसको डालता ही है। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक तो स्टेट एंड एक्सप्लेन बोलेगा, नहीं तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन सुपरपोजिशन थ्योरम, एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये क्वेश्चन भैया पक्का पढ़ लेना, रट लेना, लेकिन ये क्वेश्चन कर लेना। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल पता नहीं रहेगा, तो रट लो, लेकिन ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है। उसके ऊपर कभी न्यूमेरिकल, उसमें स्टेप्स जो आप एक्सप्लेन करेंगे वही स्टेप्स न्यूमेरिकल में रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आता होगा, नहीं भी आता होगा तो एटलीस्ट थ्योरी तो खत्म करो। तो थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ऐसे जो मैंने आपको 5 टाइप्स के ऊपर ये जो 14-15 क्वेश्चन लिखे, वो 14-15 नहीं है, 20-22 है, क्योंकि 3 पे स्टार 3 पे जटा ये अलग अलग क्वेश्चन है, RLRC अलग अलग क्वेश्चन है। तो ऐसा मिला के वो 20-22 क्वेश्चन बनते हैं। मुझे लगता है आपने इस सीक्वेंस में उसको पढ़ना चाहिए। तो यूनिट 5 यूनिट 4 लेने के पहला लेने के पीछे रीजन यही है कि इसका गारंटी थोड़ा ज्यादा है कि ये पेपर में आएगा। तो फिफ्थ 4 इसका गारंटी ज्यादा है, और यूनिट 1 यूनिट 2 आपने पहले पढ़ा रहता है, इसलिए मेरे हिसाब से आपने यूनिट 5 यूनिट 4 आप पहले लो, सबसे लास्ट में यूनिट 2 लो, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आपको अपने एक तो पहले पढ़ के रखे, या फिर इसके क्वेश्चन भी आपको पता है कौन से आने वाले हैं। तो मुझे लगता है आपने ऐसा पढ़ना चाहिए। थ्योरी तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन थ्योरी करके काम होने वाला नहीं है। आपको कम से कम 3 यूनिट के न्यूमेरिकल्स करके रखो। दोस्तों अभी 11th आवर पे इसके न्यूमेरिकल नहीं हो सकते। 11th आवर पे न्यूमेरिकल मतलब आपने पहले नहीं किए होंगे और आपको 1-2 यूनिट के न्यूमेरिकल करने, तो कौन से यूनिट के करने चाहिए? मुझे लगता है ये सभी में से ये जो मैंने आपको बताया था, इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का न्यूमेरिकल,
1-2 न्यूमेरिकल है, 2-3 न्यूमेरिकल उसमें से पेपर में आ जाता है, वो न्यूमेरिकल आप लोग 11th तौर पे कर सकते हैं। स्टार्ट डेटा, डेटा टू स्टार सीरीज आरएलआरसी वाला, सॉरी स्टार्ट डेटा डेटा स्टार का और सीरीज रजिस्टर और पैनल रजिस्टर का फॉर्मूला का न्यूमेरिकल इजी रहता है, वो 11th तौर पे कर सकते हैं। ये भी न्यूमेरिकल आप लोग 11th तौर पे कर सकते हैं। मतलब यूनिट 3 के न्यूमेरिकल, यूनिट 1 के न्यूमेरिकल में से ये वाला पार्ट का न्यूमेरिकल आप लोग 11th तौर पे पढ़ सकते हो। बाकी तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने मांगते हैं, ठीक है। तो ऐसे थ्योरी के सारे क्वेश्चन एटलीस्ट 3 यूनिट्स के प्रॉब्लम अगर आपने किए तो आपका ये सब्जेक्ट आराम से 40-45 मार्क्स तक क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पढ़ाई कैसे करना है वो समझ में आया। अगर आपने इस सीक्वेंस में पढ़ा तो आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा। वापस रिपीट करता हूँ, आपको प्रॉब्लम में 1-2 यूनिट का कम से कम न्यूमेरिकल करके जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पेपर में न्यूमेरिकल ज्यादा नंबर्स के लिए पूछा है। एटलीस्ट 20 मार्क का न्यूमेरिकल तो पेपर में आएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया होगा तो पक्का वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आज रुकते आगे, थैंक यू।